देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चन 2011 में गेट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is two charges Q and 2Q are placed along the x-axis in front of a grounded infinite conducting plane। ठीक है, यहाँ पे grounded infinite conducting plane है as shown in the figure। They are located respectively at a distance 0.5 meter and 1.5 meter from the plane। The force acting on the charge Q is। तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? ये हमारा इन्फिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है और ये हमारा चार्ज यहाँ पे 2Q है। तो इसके वजह से और इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। देखिए ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग इन्फिनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, तो इसको हम मेथड ऑफ इमेजेस वाले प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कैसे हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया हमारा प्लेन, ठीक है, जिसमें कि चार्जेस कहाँ पे रखा हुआ है ये देखिए, यहाँ पे हमारा चार्ज है, दिस इज Q, ठीक है, और ये है 2Q और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दिस इज 0.5, ये डिस्टेंस है 0.5 और ये डिस्टेंस है हमारा 1.5, ठीक है, 1.5 मीटर। तो अगर हम मेथड ऑफ इमेजेस का यहाँ पे यूज करेंगे तो इस चार्ज का यहाँ पे इमेज चार्ज हमें मिलेगा जिसको कि हम लिखते हैं -Q, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस पे हमारा इंड्यूस होगा? 0.5। ये एक इमेज चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है, यहाँ पे कोई भी एक्चुअल चार्ज नहीं है, ठीक है। मेथड ऑफ इमेजेस का बहुत ही अच्छा लेक्चर्स तीन वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए आप, ताकि आपको मेथड ऑफ इमेजेस का कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? देखिए यहाँ पे बन जाएगा इसका इमेज, दिस इज -2Q और इसका डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज 1.5, ठीक है, इस कंडक्टर से इसका डिस्टेंस हो गया 1.5। अब हम इसे फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसके और इसके बीच का फोर्स कितना लगेगा? देखिए ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 0.5 प्लस 0.5, दिस इज 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद फिर इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? देखिए ये हो गया 2Q स्क्वायर और इसके बीच का डिस्टेंस हो गया, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 0.5, तो ये कितना हो गया? दिस इज 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसके बीच में भी फोर्स लगेगा क्योंकि ये भी चार्जेस है, ठीक है, तो ये हो गया Q, दिस इज 2Q स्क्वायर अपॉन और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5 माइनस 0.5, ये हो गया 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स हमारा निकल के आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2Q स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2Q स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। तो इसको आप प्लस करिए, देखिए कितना आएगा? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा आपका 7Q स्क्वायर अपॉन 2 और इसका वैल्यू आपको मिल गया। ये अगर कैंसिल करना है तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ये ऑप्शन जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7Q स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म सरफेस करंट इज फ्लोइंग in the positive y direction over an infinite sheet lying in the xy plane, ठीक है। The direction of the magnetic field in, यहाँ पे हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कौन से रीजन में, z ग्रेटर देन 0 रीजन में और z लेस देन 0 रीजन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर कुछ इस तरह से हमें बोला गया है, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा हमारा z एक्सिस, ये हो गया y एंड दिस इज x, और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि प्लेन जो है वो हमारा XY प्लेन में है, रखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से प्लेन होगा, ठीक है, जिसपे कि हमारा फ्लो जो हो रहा है, फ्लोइंग यूनिफॉर्म करंट फ्लोइंग इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया z ग्रेटर देन 0 रीजन और नीचे वाला हो गया z लेस देन 0 रीजन। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है B is equal to, this is the this is magnetic field, B is equal to mu naught upon 2 K vector cross n cap, ठीक है। K यहाँ पे क्या है? K is the surface current density is equal to surface current density, ठीक है, और यहाँ पे n cap जो है वो नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ठीक है। अब इसको
तो जब करंट फ्लो होता है तो उसको हम डायरेक्शंस कैसे देखते हैं, देखिए इस प्लेन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपका हाथ का जो पिछला हिस्सा है, ठीक है, उसको आप इस करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे इस हाथ को रखिएगा, देखिए कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि ये हमारा प्लेन है जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे करंट, दिस इज द प्लेन, ठीक है। तो आपको हाथ यहाँ पे कैसे रखनी है, देखिए आपको हाथ कुछ उल्टे साइड में ऐसे करके यहाँ पे रखनी है और आपका जो थंब है वो आपका डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो थंब जो आपका डायरेक्शन बताएगा वो यहाँ पे एक्स कैप है, जेड ग्रेटर देन 0 रीजन में, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे के रीजन में अगर आपको फाइंड करना है जेड लेस देन 0 रीजन में, तो आपको अपना पाम जो है उल्टे हाथ से यहाँ पे इस ओर रखनी है, जिस तरह करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ आपको हाथ रखनी है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये कुछ इस तरह हो जाएगा और ये जो आपका थंब होगा ये आपका डायरेक्शन बताएगा नीचे की तरफ, ठीक है, जेड लेस देन 0 में। तो ये हो गया आपका, दिस इज माइनस एक्स कैप डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस आई कैप हो गया जेड लेस देन 0 रीजन में इसका डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा आई कैप का डायरेक्शन इन जेड ग्रेटर देन 0 रीजन में, ठीक है। तो इस तरह से आप हाथ का यूज करके आप फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पे आपका किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट। तो ये हो गया म्यू नॉट प्लस एन कैप के बदले आई कैप हो जाएगा, ठीक है, फॉर z greater than 0 region, ठीक है। therefore b is equal to mu naught upon 2 और यहाँ पे k माइनस आई कैप फॉर z लेस देन 0 रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, i along z greater than 0 और माइनस आई फॉर z लेस देन 0, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया फॉर दिस प्लेट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So the magnetic dipole of dipole moment m is placed in the non-uniform magnetic field B. If the position vector of dipole is r, ठीक है, यहाँ पे position vector हमें given है r, the torque acting on the dipole about the origin is. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा, if we place magnetic dipole in non-uniform magnetic field, then torque is equal to, टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे m क्रॉस b, ये होता है जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके साथ हमारा एक और क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा जिसको कि हम बोलेंगे r क्रॉस, दिस इज r क्रॉस और ये डेल m डॉट b। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो आ जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को यहाँ पे देखिए कंपेयर करिए, ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा टॉर्क लगता है वो ये होता है एडिशनल टू दिस। यहाँ पे देखिए फोर्स जब 0 होता है टॉर्क में तो यहाँ पे टॉर्क लगता है m क्रॉस b, जिसमें कि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स 0 नहीं होगा, इसलिए हमारा ये टर्म भी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following expression for a vector potential A does not represents a uniform magnetic field of magnitude V naught along the z direction। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा वेक्टर पोटेंशियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ होगा, we know that इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, ये हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है और कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू 0 बी नॉट एक्स और ये हो गया 0। तो हम बी का वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए जे कैप के डायरेक्शन में हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस इज बी नॉट एक्स जे कैप, बी नॉट एक्स जे कैप, ठीक है। बी ऑप्शन में ए का वैल्यू क्या हो गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी नॉट वाई आई कैप। फिर सी ऑप्शन में हमारा ए का वैल्यू ए इज इक्वल टू ये हो गया बी नॉट एक्स अपॉन 2 आई कैप प्लस बी नॉट वाई अपॉन 2 जे कैप, ये तो 0 है। डी ऑप्शन देखिए ए इज इक्वल टू माइनस बी नॉट वाई अपॉन 2 आई कैप प्लस दिस इज आई कैप प्लस बी नॉट वाई अपॉन 2 जे कैप, ठीक है, ये हो गया। अब हम चेक करते हैं इसमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो यूनिफॉर्म है।
तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑप्शन ए, देखिए दिस इज ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, देखिए कर्ल ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला बी नॉट एक्स एक्स जे कैप, एक्स आई कैप जे कैप हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, देखिए इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी कर्ल निकालना है तो हम करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और ये बी एक्स आई कैप डायरेक्शन में 0 है, और यहाँ पे बी नॉट एक्स है, और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। इसका वैल्यू देखिए अब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, दिस इज आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया हमारा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जे कैप का करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। फिर के कैप का करेंगे तो ये आएगा वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आएगा आपको। तो ये कितना मिल गया आपको, बी नॉट के कैप, ठीक है। एक्स जो है वो चला जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे। सो बी नॉट के कैप, ये यूनिफॉर्म है, दिस इज यूनिफॉर्म। बी नंबर चलिए देखते हैं, यहाँ पे कर्ल वैसे ही करेंगे, माइनस बी नॉट वाई जे कैप, दिस इज माइनस बी नॉट वाई, दिस इज आई कैप, ठीक है। उसी तरह फिर आप इसको करिएगा तो आपको मिलेगा माइनस बी नॉट के कैप, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह आपको सारा कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर सी नंबर में देखिए, सी नंबर में जब आप कर्ल करोगे तो ये होगा बी नॉट एक्स आई कैप अपॉन 2 प्लस बी नॉट वाई अपॉन 2 जे कैप, इसका कर्ल आपका 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद डी नंबर देखिए, ये हो गया कर्ल ऑफ माइनस बी नॉट वाई अपॉन 2, दिस इज आई कैप, प्लस बी नॉट एक्स अपॉन 2, दिस इज जे कैप, इज इक्वल टू बी नॉट बाई 2 आएगा के कैप डायरेक्शन में। तो ये भी यूनिफॉर्म हो गया, ये भी यूनिफॉर्म हो गया, और ये भी यूनिफॉर्म हो गया। सिर्फ ये सी नंबर जो है इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछा है हमारा, ए डज नॉट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे सी नंबर जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया दोनों। So question है, a spherical conductor of radius a is placed in a uniform electric field E is equal to E naught into k cap. The potential at a point P r theta for r greater than a is given by, यहाँ पे potential given है where r is the distance of P from the center O of the sphere and the theta is the angle OP makes with the z axis, ठीक है। The charge density on the sphere at theta is equal to 30 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, चार्ज डेंसिटी। हमें पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है। देखिए अब हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैसे बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए इस कुछ इस तरह का हमारा चार्ज होगा, कंडक्टर है तो ऊपर में चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, हमें कहाँ पे चाहिए, पी पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो दिस इज गॉसियन सरफेस, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा, अगर मान लेते हैं कि ये है आर रेडियस, ठीक है, दिस इज आर रेडियस। और यहाँ पे हम अगर फाइंड करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ई का वैल्यू तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ई नॉट लिख सकते हो आप, ई नॉट इंटू के कैप, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ई, ये बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हो गया डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे डी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का जो एरिया है इज इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। therefore E is equal to Q enclosed upon 4 pi epsilon naught into R square, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब सो द चार्ज इनक्लोज्ड यहाँ पे क्या होगा, Q enclosed is equal to सिग्मा इंटू डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं है तो ये बाहर आ गया, ठीक है, कांस्टेंट ही होगा ये भी। और ये डी ए जो है, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, इंटू डी ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया क्यू वैल्यू इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, देखिए
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr²। अब देखिए यहाँ पे हम पुट करते हैं इसका वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई इज इक्वल टू, इसके बदले क्यू अपॉन 4πr² के बदले 4πr² के बदले हम यहाँ पे पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बच गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये हमें फाइंड करनी है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम जानते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है, इस पोटेंशियल की वजह से हमें निकालनी है पॉइंट पी पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज माइनस डेल अपॉन डेल आर, और ये वी हो गया वी ऑफ आर, ठीक है। अब देखिए फाइंड करेंगे, ये माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया इज इक्वल टू दिस इज, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं डेल आर, वी ऑफ आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे है कांस्टेंट, तो ये लिखेंगे नहीं, इसका कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, देखिए ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई नॉट, ठीक है, ई नॉट आर कॉस थीटा, दिस इज ई नॉट आर कॉस थीटा माइनस ई नॉट प्लस ई नॉट ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई नॉट ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका वैल्यू, देयरफॉर माइनस सिग्मा इज इक्वल टू, इधर अगर हम माइनस ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे बाहर ले लेते हैं इसको, ठीक है, पहले यहाँ पे, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लेते हैं। तो ये कितना वैल्यू आ गया, देखिए ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो ये हो गया ई नॉट कॉस थीटा प्राइम माइनस, ये हो गया माइनस ई नॉट ए क्यूब का ए क्यूब ही रह जाएगा, आर स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने पे। और यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये आ गया कॉस थीटा, ये यहाँ पे है माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा, यहाँ पे भी माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा, तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया क्वांटिटी, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब अपॉन आर क्यूब टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा चार्ज डेंसिटी। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए, चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू, कुछ इस तरह लिखेंगे हम, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यूब अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा, दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस थीटा के बदले 30 डिग्री पुट करिए, ठीक है, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ई नॉट रूट 3/2 प्लस यहाँ पे भी पुट करिए तो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, दिस इज 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये cos थीटा हो गया रूट 3/2, ठीक है। अब इसको प्लस करिए, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आ गया एंड दिस इज 2 3 रूट 3 ई नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गया आपका वैल्यू फॉर द चार्ज डेंसिटी एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, देखिए 3 रूट 3 ई नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूरा अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B इज इक्वल टू बी नॉट साइन x प्लस वाई के अपॉन रूट 2 प्लस ओमेगा टी के कैप डायरेक्शन में, वेयर k इज द वेव नंबर and I, J, K are the Cartesian unit vectors in x, y and z directions respectively. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, देखिए the electric field corresponding to the above wave is given by, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 40 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते हैं वो कैसे होता है, जनरली
जनरली मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B नॉट ई टू द पावर आयोटा K डॉट R वेक्टर K वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्शन आपको गिवन होगा। देयरफॉर E इज इक्वल टू, E क्या होता है, E नॉट ई टू द पावर I K डॉट R वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इस टाइप का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे साइन है, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे R जो है वो Z डायरेक्शन की ओर है तो ये हो जाएगा KZ माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और ये अगर प्लस है और ये माइनस है और यहाँ पे अगर माइनस KZ प्लस ओमेगा टी ऐसे आपको गिवन है, तो ये दोनों जो है ये आपका पॉजिटिव Z डायरेक्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव Z डायरेक्शन, ये आपका होगा पॉजिटिव Z डायरेक्शन। उसके बाद फिर अगर आपको गिवन है दोनों सेम है, ठीक है, जैसे कि प्लस KZ प्लस ओमेगा टी या फिर माइनस KZ माइनस ओमेगा टी, दोनों ही गिवन है, तो देखिए ये कौन सा डायरेक्शन होगा, दिस इज माइनस Z डायरेक्शन। ठीक है, माइनस Z डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमें देखना है और समझना है कि K का वैल्यू हम क्या लेंगे। जनरली जो होता है आप प्लस Z डायरेक्शन ही लेके चलिएगा, अगर क्वेश्चन में माइनस Z डायरेक्शन नहीं गिवन है तो। ठीक है, अगर अच्छे से मेंशन किया है कि माइनस Z डायरेक्शन में तो फिर ये ठीक है, इस तरह के आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है किस तरह से हमारा फ्लो हो रहा है, तो आप इस तरह का उसका ये फॉर्म बनाने के बाद ही आप कैलकुलेट करिएगा कोई भी क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं गिवन K वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे K वेक्टर हम कैसे लेंगे, x जो है यहाँ पे x कैप है, देयरफॉर यहाँ पे ये प्लस में है तो इसको हम माइनस में ले लेते हैं। देखिए ये हो गया K, बाहर आ गया x कैप अपॉन रूट टू और ये हो गया प्लस y कैप अपॉन रूट टू। ठीक है, ये ले लिए हम यहाँ पे माइनस ले लिए। ठीक है, इसके पीछे का रीजन है कि हम इसको प्लस Z डायरेक्शन में ले रहे थे। फोर ये वेक्टर कितना हो गया माइनस, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड हो गया प्लस ये हो गया 1k स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो गया k स्क्वायर अपॉन टू प्लस k स्क्वायर अपॉन टू, दिस इज रूट। अब इसका वैल्यू लिखते हैं, देखिए therefore the magnitude of k is equal to k। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारा k। अब हम इसका वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमें फाइंड क्या करनी है, यहाँ पे हमें फाइंड करनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे k वेक्टर लिखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है E इज इक्वल टू माइनस सी के कैप क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो के कैप का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, ये हो गया के कैप इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू, ये हो गया एक्स कैप प्लस वाई कैप। ठीक है, ये आ गया के कैप का वैल्यू। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस सी, यहाँ पे के कैप का वैल्यू लिखते हैं तो 1/2 1/√2 जो है माइनस वापस बाहर आ जाएगा, दिस इज माइनस वन अपॉन रूट टू, ये हो गया एक्स कैप प्लस वाई कैप। और यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो हमें गिवन है ये वाला क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जेड कैप बी नॉट साइन के एक्स कैप प्लस वाई कैप अपॉन रूट टू प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका E का वैल्यू आ गया, E इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया C अपॉन रूट टू। ठीक है, अब इसका देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो x y z, यहाँ पे x और z है तो इसका हो गया माइनस वाई कैप, ये हो गया माइनस वाई कैप प्लस ये वाई कैप का z कैप में, ठीक है, ये हो गया प्लस x कैप। अब इसका देखिए ये आ जाएगा आपका b नॉट साइन के एक्स कैप प्लस वाई कैप अपॉन रूट टू प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया आपका क्वांटिटी। अब हमें क्या फाइंड करनी थी, यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया C अपॉन रूट टू बी नॉट साइन के एक्स कैप प्लस वाई कैप अपॉन रूट टू, ये हो गया प्लस ओमेगा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप, ये इसमें दिस इज आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, ये माइनस होगा आई कैप माइनस जे कैप, और ये क्वांटिटी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर
यहाँ पे क्या है, i माइनस जे है, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ √2 को इधर ले गया है, यहाँ पे √2 आ गया, मैंने यहाँ पे √2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमें सेकंड नंबर में क्या फाइंड करनी है, द एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा, देखिए अब हम पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S = 1/μ0 E क्रॉस B, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारा पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर पूछा है, वो भी अब हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए। तो दिस इज, पहले हम पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। S = 1/μ0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, दिस इज CB0 साइन, दिस इज CB0। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्टली लिख देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा फिर, नहीं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, सिर्फ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो हमारा यूनिट वेक्टर्स होता है उसी का होता है, बाकी सब तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C/√2 एंड दिस इज B0² तो बाहर आ गया, ठीक है। और ये हो गया -y कैप प्लस x कैप इंटू z कैप, और यहाँ आ जाएगा sin² के x कैप प्लस y कैप/√2, ठीक है, प्लस ω/t, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होगा दोनों तो ये क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे S का वैल्यू क्या आ गया, S = 1/μ0 C/√2, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया B0²। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया yx, ऐसे लिखते हैं हम xyz, ठीक है। तो यहाँ पे y और z में हो रहा है, तो y और z, ये हो गया -x कैप, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज -x कैप प्लस ये x और z, तो ये इस तरफ आएगा तो ये हो गया -y कैप, दिस इज -y कैप, और ये आ गया sin² के x प्लस y कैप/√2 प्लस ω/t, ठीक है। सो ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, अगर हम इस माइनस को बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा -CB0²/μ0 इंटू √2, ये आ गया x कैप प्लस y कैप, इसको i कैप प्लस j कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। x कैप लिखने में मुझे ठीक लगता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो दिस इज sin² के x कैप प्लस y कैप/√2 प्लस ω/t, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है एवरेज ऑफ दिस, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसका क्या क्वांटिटी हो जाएगा, देखिए इसका सिर्फ एवरेज वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, ये हो गया -CB0²/μ0 इंटू √2 x कैप प्लस y कैप। अब इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू sin² के x कैप प्लस y कैप/√2 प्लस ω/t, ठीक है। ये क्वांटिटी अब हमें फाइंड करनी है। तो देखिए साइन और कॉस कभी भी अगर आपको गिवन होगा और उसका एवरेज वैल्यू पूछा गया तो उसका एवरेज वैल्यू हमेशा 1/2 होता है, ठीक है। ऐसा कैसे होता है, देखिए यहाँ पे अगर sin² गिवन है और cos² गिवन है, कुछ भी गिवन है साइन कॉस में से, तो स्क्वायर में जो होगा मीन वैल्यू वो हमेशा ही 1/2 होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इफ cos² थीटा और sin² theta is given and we have to find average value of that value या फिर mean value of that, then it is always इक्वल टू 1/2। ऐसा कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जब भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कोई भी मीन वैल्यू, जैसे कि हम x का मीन वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये होता है 0 से t f(t), जो भी हमारे फंक्शन गिवन है, और ये होता है 0 से t dt, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पे आप अगर cos² थीटा का मीन वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 2π cos² t dt अपॉन 0 to 2π dt, ठीक है।
इसका वैल्यू हमेशा ही आपको 1/2 मिलेगा। यहाँ पे साइन हो या कॉस हो, ये वैल्यू आपको हमेशा 1/2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर माइनस सी बी नॉट स्क्वायर अपॉन √2 म्यू नॉट आई कैप प्लस जे कैप लिख दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, एक्स कैप प्लस वाई कैप को, और ये हो गया इंटू 1/2। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर सी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2√2 म्यू नॉट आई कैप प्लस जे कैप। ये वैल्यू हमारा आ गया पॉइंटिंग वेक्टर एवरेज। ठीक है, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, दिस डी ऑप्शन। यहाँ पे माइनस है तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट।